हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो जनवरी का करंट अफेयर है वो। पहले हम स्टेट करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद में हम नेशनल करंट अफेयर की तरफ मूव करेंगे। बात करें अगर हम जो जनवरी का करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। पहले हम इसको टॉपिक वाइज जो हमारी जैसे फेमस पर्सनालिटीज हैं, स्कीम्स हैं, उस तरह से कवर करेंगे। उसके बाद में हम जैसे साइंस एंड टेक की न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, नेशनल न्यूज हो गई और एनवायरनमेंट वगैरह की, ये सभी टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फेमस पर्सनालिटीज हम देखते हैं कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज न्यूज में रही है जनवरी मंथ में। तो आपको पता है जनवरी में हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन हमारे पद्मा अवार्ड जो होते हैं, ओके, हमारे जितने भी पद्मा अवार्ड्स हैं उसे सेलिब्रेट किए गए हैं, दिए गए हैं लोगों को। तो थोड़ा सा पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम देखेंगे पहले, किस किस को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे हैं पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जी को पद्मा अवार्ड क्यों दिया गया है? इनको पोस्ट ह्यूमसली पद्मा विभूषण दिया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण। देखो पद्मा अवार्ड्स में 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। पहला होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और हमारा है पद्मश्री। तो तीनों के बारे में हमने तीनों जो कैटेगराइजेशन है वो तीनों कैटेगराइजेशन हमने इंक्लूड कर रखा है नोट्स में, तो वन बाय वन हम देखेंगे इनको। पहले बात करते हैं पीयूष पांडे जी के बारे में। पीयूष पांडे जी हमारे इंडियन एडवर्टाइजिंग लीजेंड थे। जो भी हमारे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं उनको प्लान किया करते थे। लीजेंडरी इंडियन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल थे ये। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। पोस्ट ह्यूमसली मीन्स मृत्यु प्रांत जो मिलता है उसको पोस्ट ह्यूमसली बोलते हैं। तो अगर हम अवार्ड्स देखें, पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करें तो 3 तरह के अवार्ड्स है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री, जिसमें पद्म भूषण हमारा सेकंड लेवल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला जो है वो भारत रत्न, उसके बाद में सबसे ऊपर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न, गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। मींस एक्सेप्शनल भी होनी चाहिए और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी होनी चाहिए। पद्म भूषण ये 3rd कैटेगरी का सिविलियन अवार्ड है और ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। जो हमारी सर्विस होनी चाहिए सोसाइटी के लिए वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होनी चाहिए और हायर ऑर्डर की सर्विस होनी चाहिए। 3rd जो अवार्ड है हमारा वो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो अगर हम इसको हायर कैटेगरी में नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहला है पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, उसके बाद में है पद्म भूषण, वो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, और फिर तीसरा है पद्म विभूषण, वो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। फिर हम देखते हैं भारत रत्न। देखो भारत रत्न मिलता है एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मींस ह्यूमन एंडेवर सोसाइटी रिगार्डिंग आप कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर का कोई काम करते हो ना, परफॉर्मेंस देते हो किसी भी फील्ड में, तो ये वैसे फील्ड भी डिफाइंड है। तो इन फील्ड्स में आप कुछ भी हाईएस्ट ऑर्डर का कुछ वर्क करते हो सोसाइटी के लिए तो आपको भारत रत्न मिलता है, जिसमें से इंक्लूड है पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स, साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। ये 7 कैटेगरी है, ठीक है। और ये इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है एग्जाम में? देखो डायरेक्टली जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि सीधा इनके बारे में पूछ लिया जाए कि हमारे पीयूष पांडे जी, इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है और ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। अगर वो एक स्टेप डीपर जाए नॉलेज में तो वो इन अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अवार्ड से आपको क्वेश्चन आता है तो नो डाउट हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर टिपिकल है, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहे हैं वो इस लेवल तक क्वेश्चन पूछने लगे आपसे। तो बी प्रिपेयर, पहले से प्रिपेयर रहना है हमको इस चीज के लिए। जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनकी 10 कैटेगरीज हैं। इन 10 कैटेगरीज में से पद्मा अवार्ड किसी भी कैटेगरी में दिया जा सकता है, जिसमें से है आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, 3rd है हमारा स्पोर्ट्स, 4th है मेडिसिन, 5th है साइंस एंड इंजीनियरिंग, 6th है हमारा पब्लिक अफेयर, 7th है सोशल वर्क, 8th है हमारा सिविल सर्विस, 9th है ट्रेड एंड इंडस्ट्री और 10th है हमारा स्पिरिचुअलिज्म। तो ये जो अवार्ड्स हैं, फिर से हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड से। अगर भारत रत्न को छोड़ दिया जाए जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है, तो इसमें 7 कैटेगरी है, पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स, साइंस,
आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री किसको मिलता है? डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। पद्म विभूषण किसको मिलता है? डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। और पद्म विभूषण किसको मिलता है? गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। और पद्मा अवार्ड कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? पद्मा अवार्ड 10 फील्ड में दिया जा सकता है, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो ये बात हुई पद्मा अवार्ड्स की मोटा मोटा, क्योंकि हर साल दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पे भी दिए जाएंगे और आपके जो इंडिपेंडेंस डे होंगे तब भी दिए जाते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल पता होना बहुत जरूरी है। मूविंग टू नेक्स्ट, सविता पूनिया। ये है हमारी सविता पूनिया। इनको पद्मश्री मिला है स्पोर्ट्स कोटे में, स्पोर्ट्स में पद्मश्री मिला है। क्यों मिला है? इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हॉकी। ये हमारी हॉकी की टीम, वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन भी है और ये हमारी गोलकीपर भी थी हॉकी टीम की, वुमेन्स टीम की। ओके, तो सविता पूनिया को पद्मश्री मिला है। मूविंग टू नेक्स्ट, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये है हमारे गफरुद्दीन मेवाती जोगी। अच्छा, जो पद्मा अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी पद्मा अवार्ड्स है ये सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम राजस्थान का करंट अफेयर देख रहे थे, हम उन्हीं लोगों की पद्मा अवार्ड्स देखेंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी की बात करते हैं। देखो, इनको ना पहले प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है 2024 में, और इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी मिल चुका है। जो हमारे संगीत नाटक अकादमी है वो सबसे बड़ी अकादमी है जो कि जो आर्टिस्ट वगैरह है उनको रिकॉग्निशन देती है। ये ओनली लिविंग परफॉर्मर ऑफ द जेनर पांडु का काड़ा, पांडु का काड़ा गाया करते थे ये। और ये क्या है? ये फोक सिंगिंग है महाभारत। मेवाती लैंग्वेज में अगर महाभारत को फोक सिंगिंग की तरह गाया जाता है तो उसको पांडु का काड़ा बोलते हैं। तो ये अकेले परफॉर्मर थे जो इसको गाते हैं, थे नहीं है मतलब अभी भी। गफरुद्दीन मेवाती जोगी इनका नाम है। तो इनको इस न्यूज से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? पहली चीज, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ठीक है, पांडु का काड़ा के लिए फेमस है। ओके, ठीक है। पांडु का काड़ा क्या है? हमारी महाभारत को अगर मेवाती लैंग्वेज में फोक सिंगिंग में गाया जाए तो पांडु का काड़ा है। इनके प्रीवियस अचीवमेंट क्या है? इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है 2024 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट, तांगाराम भील की बात करते हैं। ये हमारे तांगाराम भील, याद रखें आप इनकी फोटो से क्या है ना, आप थोड़ा मेमोरी ज्यादा लंबे टाइम तक इनको मेमोराइज कर पाएंगे। तांगाराम भील ये हमारे अलगोजा प्लेइंग के लिए काफी फेमस है। या जो हमारा स्टेट इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा, इसमें दो फ्लूट टाइप के पाइप्स होते हैं और उनको बैलेंस किया जाता है। एक में मतलब होल्स टाइप का होता है, उससे नोट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा सुशील इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा हमारा, और ये अलगोजा के जादूगर के नाम से फेमस है। तो अगर इनको पद्मा अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है हमको ध्यान में रखना है। अलगोजा प्लेइंग स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान, सुशील नोन एज ए विजार्ड ऑफ अलगोजा, विजार्ड ऑफ अलगोजा के नाम से जाना जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज गंगानगर के हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जगदम्बा ब्लाइंड स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द डीफ एंड डम्ब एज अ पार्ट ऑफ सोशल सर्विस, सोशल वर्क के लिए इन्होंने ब्लाइंड स्कूल, जगदम्बा ब्लाइंड स्कूल इंस्टीट्यूशंस जो डीफ और डम्ब जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, उनके लिए स्टार्ट करी है। श्री ब्रह्मदेव जी महाराज श्री गंगानगर से हैं ये। ओके, तो ये तो थी हमारी पर्सनैलिटीज जो न्यूज में थी। कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हमने देखी? पीयूष पांडे, सविता पूनिया, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तागाराम भील, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज श्री गंगानगर से। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे पास में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। जनरली वो पर्सनैलिटी दे देते हैं, पर्सनैलिटी किस वर्क से रिलेटेड है वो ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमको पर्सनैलिटी ध्यान रखनी है और उसको उसने कौन से काम से वो रिलेटेड है, वो क्या काम किया है, किस लिए फेमस है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी अवार्ड तो आपको पता है 150 से ज्यादा मिलते हैं, पद्मश्री वगैरह सारे मिला के कहां तक याद करोगे। तो हमको जो राजस्थान की फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको अवार्ड मिला है और जो न्यूज में रहे हैं
वो ध्यान रखना और किस काम के लिए न्यूज में रहे। मूविंग टू नेक्स्ट, पॉपुलर प्लेसेस देखते हैं हम, जो पॉपुलर प्लेसेस हमारे न्यूज में रहे हैं पिछले मंथ में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट, छोटी सी बिल्ली, हमारी बिल्ली वैसे ही देखो बहुत छोटी होती है और बड़ी नटखट सी होती है बिल्ली, आपको पता ही है। आप देखते होंगे कि बिल्लियों के टेंट्रम सबसे ज्यादा होते हैं जानवरों के अंदर, है ना। तो सबसे छोटी बिल्ली मिली हमको, स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। ये कहाँ मिली हमको? शेरगढ़ सेंचुरी 12 में जो हमारी है, ठीक है। तो ये शेरगढ़ सेंचुरी में 12 में मिली है सबसे छोटी बिल्ली। ये फोटो के अंदर आप देख सकते हो, ये पेड़ का पत्ता है और उससे भी छोटी दिख रही है। तो किस साइज की बिल्ली रही होगी ये, पेड़ का पत्ता भी बड़ा दिख रहा है इसके सामने, ठीक है। स्मॉलेस्ट है, एक्सट्रीमली रेयर है और वेरी शाई स्पीसीज है, मींस शर्माती बहुत ज्यादा है, छुपती बहुत ज्यादा है, आप इजीली इसको नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। छुपते छुपाते रहते हैं ये लोग। इंजॉय हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है इसको शेड्यूल 1 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 के अंदर इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और अगर हम IUCN जो रेड लिस्ट है हमारे इंटरनेशनल जो हमारे कंजर्वेशन है उसमें नियर थ्रेटन्ड इसको मार्क कर रखा है। 3-4 कैटेगरी होती है इसमें, नियर थ्रेटन्ड, एक्सटिंक्ट वगैरह और ऐसे। तो नियर थ्रेटन्ड, ये ऑलमोस्ट थ्रेटन्ड, मतलब अगर इनको हमको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो नियर फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इस न्यूज से क्या टेक अवे है? एक तो हमको शेरगढ़ 12 सेंचुरी कहां पर है ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो शेरगढ़ सेंचुरी है इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हमको सिंपली पूछा जा सकता है कि सिंपल जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है वो कहाँ पे पाई गई है, तो वो शेरगढ़ 12 सेंचुरी में पाई गई है। उसको कौन सा प्रोटेक्शन मिला हुआ है? शेड्यूल 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना हमको ध्यान रखना है इस न्यूज में। उसको प्रोटेक्शन मिला है शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। मूविंग टू नेक्स्ट, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। ये हमारी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैप है। अगर हम इसको जूम करें, थोड़ा सा पहले मैप ही देख लेते हैं हम कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये जो ग्रीन कलर में डार्कर हो रखा है ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा ऑलमोस्ट ये हमारे देसुरी नाल है, ठीक है, यहाँ से ये पास हो रही है और ये उदयपुर से टच होते हुए कुंभलगढ़ फोर्ट इस जगह पे है हमारा। इस जगह पे ये राजसमंद से टच हो रही है, ये सदरी है। तो यहाँ से होते हुए ये पूरा इतना लंबा ये हमारी कुंभलगढ़ सेंचुरी है। ऑलमोस्ट पाली इधर रह गया हमारा, ये राजसमंद हो गया, ये उदयपुर हो गया, ठीक है। तो ये है न्यूज क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? देखो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है इको सेंसिटिव जोन में, उसको अलग से प्रोटेक्शन देने की हमको जरूरत होती है ताकि उसका जो कोर एरिया है इको सेंसिटिव जोन के अंदर वो हमारा प्रोटेक्टेड रहे। कितने एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? 0 से 1 किलोमीटर का जो रेंज है सेंचुरी की बाउंड्री से, मीन्स अगर यहाँ से सेंचुरी स्टार्ट होती है यहाँ से 1 किलोमीटर का जो एरिया है इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है? राजसमंद, पाली और उदयपुर। ये हमारा उदयपुर है, ये पाली है और ये राजसमंद है। तो राजसमंद, उदयपुर और पाली, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिट की हैं? अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है तो कुछ जो एक्टिविटीज होगी वो प्रोहिबिट भी की होगी। स्टोन क्रशिंग है सबसे पहले, कॉमर्शियल माइनिंग है, ब्रिक किल्न्स हैं जो मतलब आप वहां पे जो ईंटें वगैरह बनाने का काम है वो नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां से पोल्यूशन होता हो तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश कर सकते, और विंड मिल्स आप नहीं लगा सकते वहां पे, नहीं, ठीक है। और ये किसके लिए जानी जाती है? कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे? इंडियन वुल्फ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो लोमड़ी आप कहते हैं, हमारी जो भारतीय लोमड़ी जो प्रजाति है वो यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो देखो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आती है ये पूछा जा सकता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में, राजसमंद, पाली और उदयपुर, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 0 से 1 किलोमीटर के लिए मार्क किया है, ये तो चलो न्यूज है, बट एक्चुअली में इको सेंसिटिव जोन होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिट की जाती है।
आप जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बट ये जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है वो बंद कर दी जाती है। कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते आप, स्टोन क्रशिंग नहीं कर सकते, पोल्यूशन नहीं फैला सकते आप, न्यू विंड मिल्स नहीं लगा सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसको। फिर है हमारा केवलादेव घाना बर्ड नेशनल पार्क भरतपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा केवलादेव, इसको इंग्लिश में केवलाडियो भी बोलते हैं, केवलादेव भी बोलते हैं। हम कोमल हमारी जो लैंग्वेज है केवलादेव बोलेंगे इसको। तो केवलादेव घाना जो बर्ड्स है नेशनल पार्क है, वो न्यूज में था। और न्यूज में क्यों था? ये जो पीला सा आपका पौधा देख रहा है बहुत सुंदर सा, इसके लिए। ये इंसेक्टिवायरस है, इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस का मतलब है अगर इसके ऊपर कोई मच्छर या फिर कोई मक्खी आके बैठेगी तो ये क्या उनको खा जाता है। जी हाँ, ये जो पौधा है ये नॉन वेजिटेरियन है एक्चुअली में। ये जो हमारी कार्निवेरस प्लांट है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिकुलेरिया ब्लेडरवर्थ, या तो ब्लेडरवर्थ बोल दो या यूटिकुलेरिया बोल दो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जंगली है ना फूल वगैरह और जो पेड़ वगैरह मिलते हैं जो कार्निवरस होते हैं, जो छोटे मच्छर जो होते हैं उनको खाते हैं। तो उनमें से एक ये मिला है हमारे केवलादेव घाना बर्ड पार्क में, ठीक है। अब एग्जाम में आपको इसका नाम नहीं पूछेंगे, तो इसका नाम याद करने के लिए ना जाए आप, किसी भी एग्जाम में इसका नाम नहीं आएगा, लेकिन आपका केवलादेव से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो केवलादेव हमने लास्ट मंथ भी कवर किया था। आप केवलादेव के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हमेशा ध्यान में रखें। हम फिर से केवलादेव नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बार बार अगर वही बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते चलेंगे तो हर बार हमारा क्या है ना, जो मॉड्यूल होगा वो लंबा खिंचता चला जाएगा। एक दूसरी जो न्यूज है केवलादेव से वो है हमारा कॉमन शील्डक बर्ड। ये जो हमारा सुंदर सा बर्ड है जिसकी लाल चोंच होती है, ये 10 साल के बाद में केवलादेव में वापस लौटा है। देखो केवलादेव की बात हमने लास्ट क्लास में लास्ट बार करी थी कि केवलादेव हमारा क्या होता है कि जो रशिया से जो बर्ड्स हमारे उड़ान भरते हैं वो खुद की जर्नी पूरी करते हैं साउथ ईस्ट एशिया तक, ठीक है, और बीच में पड़ता है हमारा इंडिया। तो इंडिया में वो एज ए स्टॉपेज पॉइंट यूज की तरह रुकते हैं। उनका स्टॉपेज पॉइंट है, मेटिंग प्लेस है, यहाँ पे वो अंडे देते हैं और फिर निकल जाते हैं कुछ समय रुकने के बाद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेशनल पार्क है ये वन्य जीव इनके लिए, पक्षियों के लिए। तो ये 10 साल बाद में लौटे हैं, 10 साल बाद, 10 साल तक ये नहीं नजर आ रहे थे वहां पे। कॉमन शील्डक बर्ड, ठीक है, तो इनका नाम याद रखें आप। एक तो कॉमन शील्डक बर्ड के लिए न्यूज में है और एक यूट्रिकुलेरिया के लिए। ये बर्ड्स जनरली ट्रेवल्ड अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स फ्रॉम यूरोप टू रीच हियर। मींस ये यूरोप से आए हैं। अगर रशिया यहाँ है तो हमारा यूरोप यहाँ है, ठीक है। तो यूरोप से ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर की जर्नी, आप समझ सकते हो कितनी लंबी जर्नी तय करके आप यहाँ ये पक्षी यहाँ पर आए हैं। तो केवलादेव इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, रामसर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करते हैं। देखो पीएम मोदी जो हमारे हैं मन की बात करते हैं और मन की बात में उन्होंने बाड़मेर की जो रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसकी बात करी है। अगर देश के पीएम खुद को जो देश का जो पीएम मन की बात है वो एक तरह से संबोधन होता है, देश के साथ में बातचीत होती है, उसमें अगर हमारे किसी स्टेट की किसी प्रोड्यूसर कंपनी की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। प्रमोट केमिकल फ्री फार्मिंग, ये डेजर्ट रीजन में हमारे केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, वो जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर में रामसर में जो प्रोड्यूसर फार्मर कंपनी है उसका नाम लिया तो उतना ही न्यूज में, हमको उसके बारे में भी पता होना चाहिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, उसका क्या एडवांटेज है। क्योंकि अगर पीएम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो पूछा जाएगा ही जाएगा एग्जाम में। ओके, देखो जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है उसको फार्मर कलेक्टिवली वर्क करते हैं उसके अंदर, और उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलता है। देखो एक तो ये रजिस्टर्ड होती है हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, हमारी जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ता है और इसको दोनों बेनिफिट मिलते हैं। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट भी मिलता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेनिफिट भी मिलता है। मींस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि कुछ किसान मिलके इसको बना रहे हैं, दूसरा इसमें एक से ज्यादा किसान इंक्लूड है इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट भी उसको मिलता है। तो दोनों बेनिफिट मिलते हैं, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में इस बार।
ओके, 14th कंजर्वेशन रिजर्व मिला है हमको। कहाँ मिला है? खेजड़ली कला विलेज है। कहाँ पे है? लूनी तहसील। लूनी तहसील में हमारा खेजड़ली कला विलेज है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। अगर हम बात करें 37, 38 और 39 की, तो 37 था हमारा अशोक जो भीलवाड़ा में है, 38 था हमारा मोखला पारेवर जो जैसलमेर में है, और 39 था हमारा बुचारा मेन जो कोटपुतली में है। तो खेजड़ली कला विलेज लूनी तहसील में है, उसको नया कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे चिंकारा जो हमारा डियर होता है, हमारी चिंकारा के लिए फेमस है, स्टेट एनिमल है हमारा, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे। और कंजर्वेशन रिजर्व हम किस एक्ट के थ्रू, क्या लीगल बेसिस से, कौन से एक्ट के थ्रू डिक्लेयर करते हैं? तो इसको जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत आता है ये। और कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारा इंडिया का, उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है। उसके बाद में हमको ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन रिजर्व किस तरह से डिफरेंट है हमारा जो कम्युनिटी रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मोटा मोटा आइडिया हमको होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व एक्चुअली में क्या है। एक कंजर्वेशन रिजर्व इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज तो इसको कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था, तो कंजर्वेशन रिजर्व से भी आ सकता है। दैट कनेक्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर कोई नेशनल पार्क है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को कोई एरिया कनेक्ट कर रहा है, सपोज करो ये जो एरिया है, ये पैच है लैंड का, वो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो पैच होगा इसको हम कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ताकि क्या है ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में जो हमारे एनिमल वगैरह है वो इजीली मूव कर सके। टू प्रोटेक्ट कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज, दो प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच का जो कॉरिडोर हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। टू कंजर्व लैंडस्केप, फ्लोरा, फौना, टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज। ओके, यही हमारा एम है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, हम प्रोटेक्टेड एरियाज की कुछ कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं। देखो, नेशनल पार्क की सबसे पहले बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है और ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसमें स्ट्रिक्टनेस हाई रहती है, बट नेशनल पार्क से थोड़ी कम रहती है और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करें तो स्ट्रिक्टनेस मॉडरेट होती है, मीन्स आप रोड वहां से निकाल सकते हो आराम से, आपकी गाड़ियां ले जा सकते हो, और ये रेगुलेटेड रहती है ह्यूमन एक्टिविटी, मीन्स आपको कुछ टाइम तक, जैसे हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो 5 बजे बाद बंद हो जाता है, तो इस तरीके से कुछ टाइमिंग वगैरह सेट की जाती है। कम्युनिटी रिजर्व इसमें मॉडरेट रहती है, इसमें कम्युनिटी खुद ही मिलके एक तरह से प्रोटेक्ट करती है और ये कम्युनिटी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में। यही 4 तरह के हमारे पास में कंजर्वेशन मींस नेचर को कंजर्व करने के तरीके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स और जो कैंपेन्स गवर्नमेंट ने चला रखे थे लास्ट मंथ के, जो न्यूज में रहे, उनकी बात करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में उस डाउट्स को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।